राम प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी का पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। इस संस्मरण में लेखक द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन है। लेखक को सौभाग्य से उसी कमरे में ठहरने का अवसर मिला जहां बैठकर कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की थी। तो चलिए हम पाठ देखते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। लेखक बता रहे हैं कि फरवरी 1936 में उनको शांति निकेतन जाना था और शांति निकेतन में एक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था और वह बहुत उल्लसित आनंदित, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वह स्वयं यानी कि खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे और उसी के कारण लेखक बहुत खुश हुए थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। लेखक बता रहे हैं कि हमें वहाँ जाना था और हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमें स्वयं रविंद्रनाथ जी को मिलने का मौका जो था वह मिलने वाला था। और जब वह बहुत सारे लोग जो है हिंदी वाले, मतलब हिंदी के साहित्यिक लोग या हिंदी में लेखन करने वाले जो लेखक है, साहित्यिक है, वह बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए हैं, मतलब निकल पड़े हैं। और लगभग लेखक बता रहे हैं कि 1 दर्जन हम किसे कहते हैं, 12 चीज़ों के समूह को हम 1 दर्जन कहते हैं। तो लगभग 1 दर्जन लोग जो है यह दल बनाकर वह शांति निकेतन के लिए निकल पड़े हैं और उन सब लोगों को शांति निकेतन के अतिथि भवन में रहने की व्यवस्था जो है वह की गई है। अतिथि भवन मतलब जो मेहमानों के लिए रहने की जगह होती है, जिसे हम गेस्ट हाउस भी कहते हैं, वह। तो यहाँ लेखक उस अतिथि भवन के बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वह भवन अशोक वृक्षों के बीच में था। अशोक पेड़ का नाम है। अशोक वृक्षों का एक बड़ा सा सघन उपवन यानी कि घना बगीचा था और उस बगीचे के बीचों बीच यह अतिथि भवन जो है वह बनाया गया था। मतलब अशोक वृक्षों के बगीचे के बीचों बीच अतिथि भवन जो है बनाया गया था। बहुत ही बड़ी, सुंदर और अच्छी इमारत अतिथि भवन की थी और जैसे शांति निकेतन के बारे में लेखक ने सोचा था वैसा ही वहाँ पे उनको मिला है। ऊपर के मंजिल पर एक कमरे में उन सब लोगों की रहने की व्यवस्था जो है वह की गई थी। कमरे के बाहर एक विस्तृत यानी कि बड़ा सा बरामदा था और अगर उस बरामदे में खड़े होकर हम बाहर का नज़ारा देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा था, लेखक को दिखाई दे रहा था कि वहाँ सघन बकुल वृक्ष थे। बकुल एक पेड़ का नाम है जिसे हम मौलसीरी भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे पेड़ वहाँ पे सामने दिखाई दे रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंततः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है
जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। लेखक बताते हैं कि दूसरे दिन कार्यक्रम होने वाला था और सुबह सुबह ही हमें बताया गया कि आज गुरुदेव की तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं है और उसी के कारण वह आज होने वाले कार्यक्रम के उस बैठक में या उस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो लेखक बहुत निराश हो गए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि गुरुदेव जी के डॉक्टर ने बताया है कि 15 मिनटों के लिए गुरुदेव जी सबको मिल सकते हैं। 15 मिनटों का समय जो है उन्होंने इन लोगों को दिया हुआ है और लेखक सोचते हैं चलो उस 15 मिनट में गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके साथ संक्षिप्त कहने की छोटा सा वार्तालाप बातचीत भी हो सकेगी। और तब सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, अत्यंत खुश हो गए और फिर बेसब्री यानी कि बहुत ही आतुरता से गुरुदेव जी को मिलने के क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचित कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जैसे बताया था उसी प्रकार मध्याह्न के बाद के करीब 4 बजे गुरुदेव जो है इन सब लोगों को मिलने के लिए आए और उनकी धारणा यानी कि विचार ऐसा था, उनको लगा था कि कोई 2-3 लोग जो है उनको मिलने के लिए आए होंगे। लेकिन जब उन्होंने इन 15 जनों को देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मजाक में ही कहा कि अब मैं दरबार नहीं लगा सकता, उतनी शक्ति उतनी क्षमता मुझ में नहीं रही है और इस मकान में भी उतनी जगह नहीं है। और फिर गुरुदेव से परिचय करवा के सब लोगों में एक दूसरे के साथ बातचीत जो है शुरू हो गई है। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव बता रहे थे कि 50 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया है, कहानियाँ लिखना शुरू किया था और कहानियाँ लिखने के यानी कि साहित्य के क्षेत्र में तब कोई एक आध आदमी यानी कि एक आध दूसरा ही आदमी वहाँ पे लिखता था और वो उनकी प्रारंभिक यानी कि शुरुआती की जो कहानियाँ थी वह सारी कहानियाँ ग्रामीण जीवन के लोगों पर आधारित थी। संसर्ग यानी कि संगति ग्रामीण जीवन के संगति पर थी, यानी कि ग्रामीण जीवन के लोग किस प्रकार रहते हैं उसके वर्णन उनके कहानियों में ज़्यादातर किया हुआ होता था। और बताते हैं कि मेरे पहले बांग्ला भाषा में कोई ऐसी लेखनी या किसी ने ऐसा कुछ लिखा था ऐसा नहीं था। वो बताते हैं कि मेरी ज़्यादातर कहानियों में ग्रामीण जनता यानी कि ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मनोवृत्ति उनके विचार जो है उसके ज़्यादा दर्शन होते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इन कहानियों में ऐसी चीज़ है जो अगर संसार में यानी कि विश्व में किसी भी देश में आदमी क्यों न रहता हो लेकिन उस आदमी के मन को ज़रूर पसंद आ सकती है, क्योंकि हम कहीं भी जाए दुनिया में मनुष्य का स्वभाव जो होता है एक समान ही होता है और उसी के कारण ये कहानियाँ सब लोगों को भाती थी, मतलब ही पसंद आती थी। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे।
मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। यहाँ लेखक बताते हैं कि बातों बातों में मैंने गुरुदेव से पूछा कि आपकी जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे भाषाओं में सभी बच्चों को लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, वह कहानी है काबुली वाला। तो ये काबुली वाला कहानी लिखने के विचार जो है आपके मन में कैसा आया? तो गुरुदेव ने बताया, वह मेरी कल्पना की सृष्टि यानी कि संसार मेरी कल्पना है। और हमारे यहाँ एक काबुली वाला आता था और हम सब लोग उससे बहुत परिचित भी हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति की भी, काबुली वाला की भी कोई छोटी लड़की होगी और फिर कल्पना करके उसकी याद में उन्होंने वह कहानी जो है, यानी कि काबुली वाले को भी उनकी बेटी की याद आती होगी और उनके मन को क्या लगता होगा, ऐसी कल्पना करके उन्होंने वो काबुली वाला कहानी जो है वह लिखी हुई है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। तो यहाँ गुरुदेव जी बताते हैं कि उन्होंने कहानी लिखना कैसे शुरू किया, उनकी कहानी की प्रेरणा क्या हो रही है, और फिर ऐसे बातें करते करते बहुत समय गया था। और लेखक बता रहे हैं कि उनकी बातें मतलब हमारे लिए मानसिक खाद्य है, यानी कि मन का खाद्य, मन का भोजन, मतलब ही वैचारिक चर्चा, विचारों की चर्चा थी। और सबसे बड़ी बात यह थी, आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट का समय दिया हुआ था, लेकिन 40 मिनट हो चुके थे और गुरुदेव जी जो है बातें कर रहे थे। फिर वो उठे और चल पड़े, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि मैंने अगर कहीं ऐसे वार्तालापों को, ऐसी बातचीतों को कम समय दिया होगा तो वह बात सच मत मानिए, यानी कि ठीक न मानिए, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें मुझे आनंद मिलता है और उसी के कारण मैं कितना समय किसके साथ बातें कर सकता हूँ ये मुझे खुद को भी पता नहीं चलता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अब गुरुदेव जी निकलने के लिए उठे हैं और चल पड़े हैं और सबसे उन्होंने विदा ली है। सब लोगों ने उनको धन्यवाद भी कहा है और फिर लेखक भी अपने अतिथि गृह के कमरे की तरफ वापस आए हैं। वो बता रहे हैं कि गुरुदेव के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वह बहुत ही आनंद देने वाली, उल्लास यानी कि आनंद देने वाली ऐसी एक अनुभूति थी, ऐसे एक अनुभव हो रही थी। और जब लेखक को पता चला कि जिस कमरे में लेखक रह रहे थे, उनको ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव जी काफ़ी समय रह चुके थे, तब तो लेखक की खुशी का ठिकाना ही न रहा। लेखक बहुत खुश हो गए। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भावविभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा गया था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो यहाँ लेखक को बहुत खुशी होती है कि जिस कमरे में स्वयं रविंद्रनाथ जी रहे थे, गुरुदेव जी रहे थे, उसी कमरे में लेखक रह रहे थे। और जब उनको यह बात पता चलती है कि गीतांजलि का अधिकांश यानी कि ज़्यादातर भाग जो है उसी कमरे में बैठकर गुरुदेव जी ने लिखा है, तो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, यानी कि सौभाग्य, अहोभाग्य सौभाग्य है कि मुझे उसी कमरे में
रुकाया गया है, ठहराया गया है, जहाँ गुरुदेव जी ने गीतांजलि लिखी है और उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि इतनी बड़ी रचना जिस कमरे में बैठकर गुरुदेव जी ने की है, उसी कमरे में अब लेखक जो है रहे थे, ठहरे थे, और इसी के कारण वह उस बात को अपना अहोभाग्य यानी कि अपनी खुशनसीबी, अपना गुड लक समझते हैं। धन्यवाद।